हेलो एवरीवन। फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की विशेषताएं। एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसके अंदर हमें अपना जो रूलर है उसको चुनने का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हु आर द रूलर्स, यानी कि शासक कौन होगा। इन दिस डेफिनेशन विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, विच डिसीजंस में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन द डेमोक्रेसी। अब ये कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट को जो ऑफिशियल्स हैं वो किसको कहा जाएगा और कौन से ऑफिशियल्स को हम चुनेंगे, या फिर उनका होना ज़रूरी है, या फिर हम कहें कि डेमोक्रेसी के अंदर जो फैसले हम ले रहे हैं क्या वो बिना चुने हुए लोग भी ले सकते हैं, नॉन इलेक्टेड यानी कि बिना चुने हुए लोग भी ले सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान लो मैं हूँ, अगर मुझे किसी ने नहीं चुना है तो क्या मैं डिसीजंस ले सकती हूँ। सेकेंड कहता है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, What condition must be fulfilled for an election to be considered democratic। अब ये कहता है कि किस तरह का चुनाव होगा, चुनाव में किस टाइप के डेमोक्रेटिक किसको कहा जाएगा, कि इलेक्शंस किसको कहा जाएगा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन है ये। और किसी इलेक्शन के अंदर डेमोक्रेटिक कहने के लिए कौन कौन सी हमें शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, या फिर हमें कौन सी शर्तें माननी पड़ेंगी। थर्ड कहता है कि कौन से लोग, हु आर द पीपल, कौन से लोग होंगे जो शासकों का यानी कि रूलर्स का चुनाव करेंगे। गेट इलेक्टेड एज रूलर, कि हम जिन रूलर्स को चुन रहे हैं उनको कौन चुनेगा। इसके अलावा ये कहता है कि जो भी हर एक इलेक्टेड जो इंक्लूड एवरी सिटीजन है, यानी कि जितने भी सिटीजन हैं क्या उनको यहाँ पर इक्वल बेसिस पे शामिल किया जाएगा। इक्वल बेसिस पे यानी कि कोई अमीर है या फिर गरीब है, तो अमीर को तो राइट दे दिया हमने वोट का, लेकिन गरीब को राइट नहीं दिया वोट का। तो इस टाइप से क्या है कि क्या किसी लोगों को हम किसी भी सिटीजन को इन राइट से अलग रखेंगे, या फिर उसको डिनाई कर देंगे कि भाई आपको हम ये राइट नहीं दे सकते इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी किया जाता है। अब कहते हैं फाइनली व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी, किस टाइप की गवर्नमेंट बनेगी, कौन सी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे। कैन इलेक्टेड रूलर डू वट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी, क्या चुने हुए जो लोग हैं डेमोक्रेसी में अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके लिए किस टाइप से हमें लिमिट में रह के काम करना पड़ेगा। क्या डेमोक्रेटिक जो रूलर है, जो रूल है इसमें, इस जो सिस्टम है उसके अंदर क्या सिटीजन्स को अपने अधिकारों का रिस्पेक्ट मिलेगा, यानी कि वो राइट टू वोट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो इस टाइप से जो नीचे कुछ स्टोरीज दे रखी हैं जिनके अकॉर्डिंग हम जो एग्जांपल्स हैं उनको रीड करेंगे, और ये हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी होती है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर गवर्नमेंट कौन सी होती है। तो पहला दे रखा है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि प्रमुख फैसले जो कि हमने जिन नेताओं को चुना है उनके हाथ में आ जाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, जिन्होंने अक्टूबर 1999 में कूप किया था, यानी कि मिलिट्री कूप किया था, यानी कि सैनिक तख्ता पलट कर दिया था। तख्ता पलट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट होती है उसको हटाकर दूसरे टाइप की गवर्नमेंट ले आना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इंडिया है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि लोगों के द्वारा चुने हुए शासक रूल करते हैं। अगर इसको हम कूप कर दें, कूप का मतलब होता है तख्ता पलट कर दें, यानी कि लोगों के द्वारा शासक ना चुना जाए, यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ले आए, तो इसको हम कहते हैं कूप करना, यानी कि तख्ता पलट करना। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो परवेज मुशर्रफ था उन्होंने 1999 में मिलिट्री कूप किया था,
जिसकी वजह से जो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और खुद को वहाँ का चीफ एजुकेटिव होता काम करने वाला, उस कंट्री का अपने आप को घोषित कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब डेजिग्नेशन भी उनकी चेंज होगी, यानी कि बाद में उन्होंने पहले तो चीफ एजुकेटिव अपने आप को घोषित किया और बाद में खुद को प्रेसिडेंट बना दिया, प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अब 2002 के अंदर एक रेफरेंडम यानी कि लोगों की राय ली गई और लोगों की राय लेने के बाद यहाँ पर उसका जो टाइम पीरियड था, यानी कि जो काम करने का जो टाइम पीरियड था उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया। अब जो पाकिस्तानी मीडिया थी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन्होंने सभी के लिए, लोकतंत्र के लिए काम करने वालों के लिए वालों ने आरोप लगाया कि भी जो रेफरेंडम था ये वॉज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, कि भी इन्होंने आरोप लगाया कि भी जो जनमत संग्रह था यानी कि रेफरेंडम था, ये क्या था, बेसिकली क्या था कि एक धोखाधड़ी थी, यानी कि लोगों के साथ धोखा किया गया और इसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां की गई थी। अब अगस्त 2002 के अंदर एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया गया और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस कर डाले। अब यहाँ पे जो राष्ट्रपति था यानी कि जो प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ था, उन्होंने नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज यानी कि गांव में जो असेंबलीज होती थी उन सबको ये क्या कर सकता था, डिसमिस कर सकता था, यानी कि भंग कर सकता था। यानी कि कहने का मतलब है कि इसने अपनी जितनी भी पावर्स थी अपने हाथों में ले ली। अब जो कैबिनेट था, अब जो कैबिनेट जो काम करती थी उसके ऊपर ये क्या करेगा, सिविल जो कैबिनेट थी यानी कि आम लोगों की जो कैबिनेट थी उसके ऊपर ये अपनी सुपरवाइज करेगा उसको, यानी कि उसके ऊपर निगरानी रखेगा। तो यहाँ पर क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य क्या थे, यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स थे। अब मिलिट्री ऑफिसर्स थे तो जिसकी वजह से जो भी कानून पास होता था उसके बाद जो नेशनल और जो रीजनल प्रोविजनल असेंबलीज थी उसके अंदर इलेक्शंस कराए गए। अब इलेक्शंस कराए हैं तो आपको सीधी सी बात है कि उसके अंदर आम लोग तो होंगे नहीं, तो कौन से लोग होंगे, जो कि परवेज मुशर्रफ के होंगे। तो इस टाइप से क्या हुआ कि जहाँ पर परवेज मुशर्रफ के जो लोग बाग थे, जो उसके आसपास रहने वाले जो ऑफिसर्स थे, उन लोगों को यहाँ पर कैबिनेट में आने का मौका मिल गया। तो सीधी सी बात हो गई कि यहाँ पर इलेक्शंस तो हुए, लेकिन क्या हुआ कि जो इलेक्शंस थे उसके अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन लोग बाग कौन से चुने गए, जो परवेज मुशर्रफ के थे। तो इस टाइप से क्या हुआ कि हम सीधी सी एक ही कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे नेशनल और जो रीजनल या प्रोविजनल जो असेंबलीज थी उनके अंदर जो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना हो, लेकिन चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वास्तव में रूलर्स नहीं थे, अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे, वो लास्ट फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे किसी भी तरह से। वो सारा डिसीजन कौन ले सकता था, मिलिट्री ऑफिसर जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ था। तो अब जितनी भी पावर थी यानी कि डिसीजंस लेने की, वो सारी पावर किसके हाथ में आ गई, जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ गई। और इस टाइप की ऐसी जो मतलब व्यवस्था होती है, ये डिक्टेटरशिप और दूसरी है मोनार्कीज मतलब राजशाही। इस टाइप की व्यवस्थाओं में यानी कि इस टाइप की जो सिस्टम होता है वहाँ पर ये ज़्यादा चलते हैं। वहाँ देखो संसद भी होएगी और सरकार भी होगी, लेकिन जो पावर होगी ना वो लोगों के हाथ में नहीं होती, यानी कि जनता उन्हें नहीं चुनती है, वो अपने आप ही चुने जाते हैं। अब पीछे जो चैप्टर है उसके अंदर ये आपका चैप्टर नहीं है सिलेबस में, तो यहाँ पर मेन क्या है कि भी ऐसे टाइम पे जो पावर होती है वो दूसरी जो कंट्रीज होती हैं यानी कि एक्सटर्नल पावर्स यानी कि बाहर की जो शक्तियाँ होती हैं उनके अंदर ही पावर आ जाती है, और ये अपने जो खुद के चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको ये पावर दे देते हैं। तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। तो हमें इस टाइप की जो भी सिस्टम है इसको लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन यानी कि डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फीचर दे रखा है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट
विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर लास्ट जो यानी कि फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर है वो उन लोगों के हाथ में आती है जो कि लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। यानी कि जो विशेषता है वो क्या कहती है कि डेमोक्रेसी के अंदर लास्ट जो डिसीजन है वो किसके पास होना चाहिए, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होना चाहिए। जबकि हमने यहाँ इसमें देखा है कि सारी जो पावर है यानी कि डिसीजन लेने की जो पावर है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के पास है, और गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे कौन ले रहे हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल इसको जस्टिफाई करती है। सेकंड है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि ये सेकंड फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है वो चाइना का दे रखा है। चाइना के अंदर कुआंगुओ रेमिम दाइवियाओ दाहुई यानी कि नेशनल पीपल कांग्रेस, ये वहाँ पर मतलब रूल कर रही है। यानी कि ये कह सकते हो कि चीन की एक संसद है, कांग्रेस है, संसद बोलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, हर 5 ईयर के बाद यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन में मतलब जो देश का जो राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंट है उसको यहाँ पर अपॉइंट करने की पावर होती है। पूरे चीन से नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, चाइना से पूरे चाइना से लगभग 3000 लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ मेंबर्स इसमें आर्मी के भी होते हैं, और चुनाव लड़ने के लिए जो मेंबर्स हैं उनको अप्रूवल लेना होता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। यानी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होता है। अब 2002 और 3 में यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी से जो मतलब ये था कि भी जो उनको फेवर करती थी स्मॉलर पार्टी, छोटी छोटी पार्टियाँ थी, उन लोगों को ही यहाँ पर चुनाव लड़ने की यानी कि इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिली थी। यानी कि हमेशा जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कौन करवाता है, कम्युनिस्ट पार्टी कराता है, और हमेशा मतलब गवर्नमेंट भी किसकी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो ये था चाइना का एक एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल इसी के अंदर मैक्सिको का। मैक्सिको में 1930 के अंदर फ्री होने के बाद यहाँ पर 6 साल के बाद मतलब हर 6 साल के अंदर यहाँ इलेक्शंस होते हैं, आफ्टर एवरी 6 ईयर। तो यहाँ 6 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ देश के जितने भी आर्मी हैं वो और जितने भी डिक्टेटर्स हैं वो यहाँ पर नहीं हैं। लेकिन 2002 के अंदर जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, आई लास्ट वर्ड है आई, वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे आ गया यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। इंस्टीट्यूशनल, R से रेवोल्यूशनरी, P से पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब यहाँ पे आता है कि ये जो नाम है पार्टी का, इसको जीत मिलती है यानी कि ये विनर हो जाता है, और जो अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है लेकिन फिर भी उनको जीत हासिल नहीं हो रही है। तो क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है कि जो PRI है वो डर्टी ट्रिक्स यानी कि चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपना रही है जीत हासिल करने के लिए, यानी कि विन करने के लिए इलेक्शन के अंदर वो डर्टी ट्रिक्स अपनाती है, जिसके अंदर वो कहती है कि जो उनके गवर्नमेंट के अप्लाई है यानी कि जो गवर्नमेंट सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं उनको जितनी भी पार्टीज़ की मीटिंग होगी उसके अंदर जाना होगा। ठीक है, यानी कि वो सारी मीटिंग अटेंड करेंगे। इसके अलावा जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको
अपने जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं उनके माँ बाप को, यानी कि जो उनके पेरेंट्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे वो, कि अपने पेरेंट्स को मनाए कि वो PRI को ही वोट दें। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब इन्होंने डर्टी ट्रिक्स अपनाई। इसके अलावा जो मीडिया है, मीडिया भी क्या करेगी, जो अपोजिशन पार्टी है उसके बारे में नहीं छापेगी, हमेशा PRI के बारे में छापेगी। यानी कि जितनी भी जो एक्टिविटीज़ करती है PRI वो सारी यहाँ पर दिखाएगी और दूसरी पार्टीज़ के यानी कि अपोजिशन पार्टी के बारे में नहीं बताएगी। तो इस टाइप से क्या, कई बार वो क्या करते थे, सम टाइम द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट में इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि 9 बजे का टाइम है और 9 बजे से पहले थोड़ी देर पहले ही वो क्या करते हैं, पोलिंग बूथ यानी कि जहाँ पर वोट डालने के लिए जाते हैं वहाँ उसको चेंज कर देते हैं, यानी कि एकदम से चेंज कर दिया जाता है और जिसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं अपना वोट कास्ट नहीं कर पाते। तो PRI का मतलब मेन क्या है, यानी कि वो क्या चाहती है, बहुत सारी मनी भी मतलब यूज़ करती है, वो काफ़ी पैसा खर्च करती है। तो इस टाइप से क्या है कि जितने भी, अगर हमने मैक्सिको का देखा है, चाइना का देखा है, तो इसके अंदर जो कुछ स्पेशल पार्टीज़ ही हैं जो कि हमेशा हर बार अपनी जो मतलब गवर्नमेंट है वो बनाती है। तो इस टाइप से हमने क्या देखा कि जो इलेक्शंस बता रखे हैं, जो ऊपर जो एग्जांपल दिए हैं उसके अंदर यही कह सकते हैं कि जहाँ इलेक्शन है लेकिन इलेक्शन में हमें अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो हमारे मनपसंद का जो आदमी है उसको हम यहाँ पर इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते। जैसे चाइना है, तो चाइना में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा कैंडिडेट था उसको हम वोट नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि हम अपनी पसंद से चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही सेम मैक्सिको है, मैक्सिको में भी ऐसा ही है सेम, यहाँ PRI है तो PRI अपना दबदबा बनाए रखी है, तो वो दूसरी पार्टी को ऊपर आने ही नहीं देती। तो इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, क्या सिर्फ उसको चुनाव कराना ही बस ये है कि भी सफिशेंट है, यानी कि हमने इलेक्शन करा दिए और आप बाकी हमारा काम ख़त्म हो गया है। तो चुनाव से ज़्यादा हमें क्या करना है कि उस सिचुएशन को भी देखना है जहाँ पर इलेक्शन किए जा रहे हैं। तो लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए कि हमें अपनी मनपसंद का हम जो मेंबर है उसको चुन सकें और जो हमें पसंद नहीं है उसको हम गद्दी से उतार सकें। तो यहाँ एक डेफिनेशन दे रखी है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर होता है फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी कि हमें अपना कैंडिडेट चुनने की पूरी परमिशन होती है और जो कैंडिडेट हम चुनना चाहते हैं उसको हम चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टी हार में है, यानी कि जो पार्टी नहीं जीत पा रही है उसको भी यहाँ पर जीतने का पूरा इक्वल हमें क्या देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, या फिर हम कहें कि उसको पूरा चांस देना चाहिए कि जो हारी हुई पार्टी है वो भी अपने आप को प्रूव कर सके कि वो भी कंट्री के लिए या लोगों के लिए कुछ काम कर सकती है। तो यहाँ पर जो सेकंड डेफिनेशन है वो भी सही बैठती है अगर हम मैक्सिको और चाइना के एग्जांपल्स को देखें।